एक 20 साल का लड़का जो मॉडल बनने का सपना लिए मुंबई आया था। पर कुछ ही हफ्तों में उसे समझ आ गया कि उस जैसे तो यहाँ लाखों हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक एस्पायरिंग मॉडल क्रिमिनल बन गया? उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने एक आदमी को किडनैप किया, टॉर्चर किया और फिर कैजुअली पिज्जा खाते हुए उसके घर वालों से पैसे डिमांड किए? तो कि कहानी शुरू हुई 2 मई 2018 जयपुर में, जब 28 साल का दुष्यंत शर्मा, जो कि एक माइनिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था, देर शाम काम से अपने घर लौटा। कपड़े बदलकर वो अपने परिवार के साथ बैठा ही था कि तकरीबन 6 बजे दुष्यंत की बीवी बिट्टू ने ये नोटिस किया कि दुष्यंत के फोन पर एक मैसेज आया, जिसके बाद वो हड़बड़ी में उठा, नहाकर तैयार हुआ और अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं आपकी कार ले जाऊं? दुष्यंत ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उसकी बीवी बिट्टू और पिता रामेश्वर जी, दोनों को ही ये बात बहुत अजीब लगी। दुष्यंत एक सीधा साधा शांत फैमिली मैन था। वो रोज सुबह अपने काम पर जाता, शाम 6 बजे तक घर लौट आता, अपनी बीवी, 1 साल के बच्चे और माता पिता के साथ वक्त बिताता, फिर खाना खाकर सो जाता, ताकि वो अगली सुबह उठकर फिर से यही साइकिल दोहरा पाए। पापा, क्या मैं आपकी कार ले जा सकता हूँ? एक अर्जेंट काम आ गया है। दुष्यंत ने हड़बड़ी में दोबारा पूछा, तुम इस वक्त कार लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें रात में कौन सा काम आ गया? उसके पिता ने जानने की कोशिश की। अपने पापा की Hyundai i10 की चाबी पॉकेट में रखते हुए दुष्यंत ने अपने घर वालों को एक वजह दी। पुलिस ने हमारी एक ट्रक रोक ली है, जो नदी किनारे से रेत भरकर लौट रही थी। आप तो जानते हैं ना, पुलिस कैसे माइनिंग कंपनीज को टारगेट करती है। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर दुष्यंत अपने घर का दरवाजा बंद करते हुए चला गया। लेकिन वो 1 घंटा अब 2 घंटों में बदल चुका था। पर अब तक ना दुष्यंत घर वापस आया था, ना उसका कॉल और ना ही उसका कोई मैसेज। देखते ही देखते 9:15 बज चुके थे। इसीलिए दुष्यंत के पिता रामेश्वर जी ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को कॉल करेंगे। दुष्यंत की बीवी बिट्टू और उसकी माँ भी वहीं खड़े थे। उस कॉल की रिंग बहुत देर तक बजती रही, लेकिन फिर किसी ने सामने से कॉल काट दिया। उसने कॉल क्यों काट दिया? रामेश्वर जी ने सोचा। खैर, वो अभी भी बिजी होगा। तुम लोग उसे कॉल मत करना, मैं 1 घंटे बाद फिर उसे फोन करूंगा। ये कहते हुए रामेश्वर जी अपने कमरे में चले गए। लेकिन जैसे बिट्टू ने अपने ससुर की बात सुनी ही ना हो, आधे घंटे बाद उसने खुद दुष्यंत को कॉल किया। पर इस बार दुष्यंत ने जवाब दिया। हेलो। हाँ बिट्टू, कहो। अपने पति की आवाज सुन बिट्टू को तसल्ली हुई, पर अब उसकी चिंता हल्के गुस्से में बदल चुकी थी। कहाँ हैं आप? आपने बाबा को फोन क्यों काट दिया? अब तक घर क्यों नहीं आए? आप ठीक तो हो ना? बिट्टू ने अपनी चिंता जाहिर की। हालांकि दुष्यंत की आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। पुलिस ने हमारी 60 ट्रक्स पकड़ ली है और अब 10 लाख फाइन मांग रहे हैं। मुझे देर होगी, तुम लोग सो जाओ। इतना कहकर दुष्यंत ने एकदम से कॉल काट दिया। बिट्टू आगे कुछ नहीं कह पाई, न बाय कह पाई और ना ही ये पूछ पाई कि वो लड़की कौन थी जिसके बात करने की आवाज बिट्टू ने बैकग्राउंड में सुनी थी। वहीं दुष्यंत के माँ बाप भी रात भर परेशान थे। वो उसे कॉल करते रहे, पर हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आता रहा। उनकी चिंता बढ़ने लगी थी, मन में गलत ख्याल आने लगे थे। दुष्यंत उनका तीसरा बेटा था, जिसके जन्म के कुछ ही सालों बाद उन्होंने अपने पहले दोनों बेटों को अलग अलग एक्सीडेंट्स में खो दिया था। दुष्यंत उनका इकलौता सर्वाइविंग बेटा था और अब शायद वो भी खतरे में था। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो प्यारा बेटा और केयरिंग पति कुछ घंटों पहले हड़बड़ी में अपनी कंपनी के ट्रक्स बचाने या पुलिस को फाइन पे करने नहीं गया था। वो गया था अपने डबल लाइफ का सेकेंड हाफ जीने। वो गया था एक लड़की से मिलने, जिसका नाम था प्रिया सेठ। और कोई ये भी नहीं जानता था कि वो कितना भी इंतजार कर ले, दुष्यंत अब वापस नहीं आने वाला था, ना उस रात ना कभी और। प्रिया सेठ एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जो राजस्थान के छोटे से शहर फालना से बिलोंग करते थे। उसके पिता एक सिंपल आदमी के साथ साथ कॉलेज प्रोफेसर भी थे।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कर अपने बच्चे को वो लाइफ देने की कोशिश की जो वो डिजर्व करते थे। इनफैक्ट प्रिया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। यहाँ तक कि उसका शेल्फ डिबेट कंपटीशन और डांस कंपटीशन जैसी ट्रॉफी से भरा हुआ था। जल्द ही शेल्फ पर जगह कम पड़ जाएगी, प्रिया के पापा प्राउडली कहा करते थे। लेकिन भले प्रिया एक गिफ्टेड चाइल्ड थी, पर वो एक इजी चाइल्ड नहीं थी। उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा हुआ था, जिस वजह से वो छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ जाती, घर में तोड़फोड़ करने लग जाती। प्रिया एक ऐसी लड़की थी जो किसी से नहीं डरती थी। जो उसके मन में होता वो बोल देती, जो उसे चाहिए होता वो हासिल कर लेती, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। शायद उसके अंदर इतना गुस्सा इसलिए भरा हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि वो फालना जैसे छोटे शहर के लिए नहीं बनी, वो बड़ी चीजों के लिए बनी है और वो एक ग्रैंड लाइफ डिजर्व करती है, ना कि एक सिंपल लाइफ जो उसके पेरेंट्स उसे दे रहे थे। तो अपनी उसी लाइफ की खोज में 2012 में प्रिया जयपुर आ गई आर्ट्स पढ़ने, जब वो साथ ही साथ आईएएस की प्रिपरेशंस कर रही थी। पर जयपुर में उसने कुछ नोटिस किया कि उसके आसपास के लोग ऑलरेडी वो लाइफ जी रहे थे जो प्रिया जीना चाहती थी। उसकी ड्रीम लाइफ अब भी उसे बहुत दूर नजर आ रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, उसके जूते ओल्ड फैशन थे, उसकी हेयर स्टाइल बोरिंग थी। पर उसने सोचा कि वो ये सब बदल सकती है एक पार्ट टाइम जॉब करके। तो उसने ऑनलाइन जॉब ढूंढना शुरू किया, जब एक दिन अचानक उसे एक जॉब ऑफर दिखी जो कुछ ज्यादा ही अच्छी साउंड कर रही थी। हर दिन 1000 रुपए कमाए, ग्रेजुएशन जरूरी नहीं। ये तो परफेक्ट था। तो प्रिया ने ऑफर पर दिए गए नंबर पर कॉल किया और उसे तुरंत समझ आ गया कि वो ऑफर इतनी अच्छी क्यों साउंड कर रही थी। वो एक एस्कॉर्ट सर्विस थी जो आदमियों को लड़कियां प्रोवाइड करते थे। प्रिया ने तुरंत कॉल तो काट दिया, पर वो कई दिनों तक उस ऑफर के बारे में सोचती रही। वहीं एस्कॉर्ट सर्विस वाले उसे कॉल कर उसकी इनसिक्योरिटीज को पॉइंट करते, जिसका प्रिया पर एग्जैक्टली वही असर हुआ जो वो चाहते थे। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में प्रिया एक सेक्स वर्कर बन चुकी थी, जो कि नेहा सेठ के नाम से काम कर रही थी। जितने पैसे उसे उसके घर वाले एक महीने में भेजते, उतना तो वो एक रात में कमा लेती। वो अब 40,000 के जूते, 35,000 की घड़ी और 50,000 के कपड़े पहनने लगी थी। लेकिन वो इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं थी, तो शी केम अप विद अ प्लान। उसने अपना एक बिजनेस मॉडल बनाया, जहां वो आदमियों को होटल रूम में मिलेगी, उन्हें रेप केस की धमकी देकर उनसे पैसे लूटेगी और ऐसे ही बिना किसी के साथ सोए वो ज्यादा पैसे कमा लेगी। प्रिया अपने फ्रॉड प्लान में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि उसने कॉलेज तक छोड़ दिया। वो बहुत से एस्कॉर्ट सर्विस साइट्स पर अपनी कई प्रोफाइल्स बना चुकी थी, अलग अलग नाम और दूसरी लड़कियों के फोटोज के साथ। इन प्रोफाइल्स के थ्रू वो लोगों को होटल्स और क्लब्स में मिला करती। जब कोई आदमी उस साइट से प्रिया को ही बुक करता, तो वो उनसे मिलकर उन्हें रेप की धमकी देकर उनसे पैसे लूट लेती। पर जब कोई आदमी उसकी दूसरी प्रोफाइल से किसी दूसरी लड़की को बुक करता, तो वो उनसे मिलकर उनसे कहती कि आप मुझे पेमेंट दे दीजिए, मैं बाहर जाकर लड़की को अंदर भेज दूंगी। और फिर वो उनका पेमेंट लेकर वहां से भाग जाती। लेकिन प्रिया हर किसी को अपना विक्टिम नहीं बनाती। उसके कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज थे। पहला, आदमी मिड एज का हो क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। दूसरा, आदमी जयपुर से ना हो ताकि वो लोकल पुलिस कंप्लेन ना कर पाए। और तीसरा, उस आदमी के बीवी बच्चे हो ताकि वो किसी के सामने अपना मुंह ना खोले। प्रिया का ये फ्रॉड बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। एक दिन एक आदमी ने प्रिया की पुलिस कंप्लेन कर दी और उसे कुछ दिन जेल में भी बिताने पड़े, जिसके बाद उसने रियलाइज किया कि वो आसानी से पकड़ी जा सकती है और अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसे एक लॉन्ग टर्म विक्टिम की जरूरत थी, जहां वो किसी अमीर आदमी को अपने प्यार में फंसाती और उसका पैसा यूज करती। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो प्रिया के महीने का खर्चा 2 लाख से भी ज्यादा था। तो प्रिया को अपना परफेक्ट विक्टिम मिला गजराल सिंह में, जो एक नोएडा बेस्ड बिजनेसमैन था। गजराल प्रिया से प्यार करने लगा था। इनफैक्ट उसने अपने और प्रिया के लिए घर भी ले लिया था जहां वो साथ रहते थे, और उसे प्रिया पर पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ही महीनों में गजराल ने नोटिस करना शुरू किया कि प्रिया कितनी डिमांडिंग है।
उसे रियलाइज होने लगा कि वो उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए ही थी और इसीलिए उसने प्रिया से ब्रेकअप करना चाहा। जब प्रिया ने उसे धमकी दी, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम पर रेप केस करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। पर गजराल डरने वालों में से नहीं था। जाओ कर दो केस, मैं भी तुम पर केस कर दूंगा कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उसने जवाब दिया। पर जब प्रिया को रियलाइज हुआ कि गजराल उसे फंसा सकता है, तो उसने कुछ ऐसा कहा जिससे गजराल सच में डर गया। मैं तुम्हारी बहन के चेहरे पर एसिड फेंक दूंगी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए धमकी दी। गजराल अब समझ चुका था कि प्रिया साइको है, इसीलिए उसने चालाकी से प्रिया के धमकी भरे कॉल्स रिकॉर्ड किए और उससे छुटकारा पाने के लिए उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर दी, जिसके बाद प्रिया को दोबारा अरेस्ट किया गया। लेकिन एक बार फिर उसे जल्द ही जमानत मिल गई। 23 जनवरी 2018 को परिवादी गजराज सिंह ने दर्ज करवाया था कि उसे प्रिया सेठ नाम की लड़की ब्लैकमेल कर रही है। वो अपनी मर्जी से उसके साथ रही थी लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली में, और अब वो कह रही है कि या तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस करवाऊंगी और मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा पैदा करके तुम्हारे घर पर टिक जाऊंगी। अब इसकी हमने बाद में इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके पास रिकॉर्डिंग वगैरह थी। जैसे उसने व्हाट्सएप पे बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होते, तो उसने दूसरे फ़ोन से उनको रिकॉर्ड किया है और फिर वो पेश किया है कि मैडम वो इस तरीके से मुझे धमकाती है। तो वो उसमें कह रही है कि मैं तेरी बहन के घर पे आके उसके मुंह पे तेजाब फेंक दूँगी, उसकी फ़ोटो एस्पोर्ट साइट पे अपलोड कर दूँगी, तुझे मार दूँगी, तेरे परिवार को ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। इस टाइप से उसने काफ़ी उसको धमकाया है, तेरे पे दुष्कर्म का केस कर दूँगी। प्रिया अब अपने अगले विक्टिम की तलाश में टिंडर पर जा पहुंची थी, जो कि एक डेटिंग ऐप है। लेकिन टिंडर पर उसे दो चीजें मिलने वाली थी, अपना अगला विक्टिम और अपना अगला प्यार। तो जब 28 साल की प्रिया ने टिंडर पर 21 साल के दीक्षांत कामरा की प्रोफाइल देखी, तो वो उससे तुरंत अट्रैक्ट हो गई। और हो भी क्यों ना, आखिर वो एक गुड लुकिंग मॉडल और एस्पायरिंग एक्टर था। राजस्थान के पदमपुर से बिलोंग करने वाले दीक्षांत को वो छोटा सा शहर उतने ही बेसब्री से छोड़ना था जितनी बेसब्री से कभी प्रिया पालना छोड़ना चाहती थी। पदमपुर में एक लौती चीज जिसे उसे लगाव था, वो था उसके बचपन का दोस्त लक्षा वाल्या। लक्षा जानता था कि दीक्षांत को पदमपुर से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो मॉडल बनना था। और इसीलिए 10th के एग्जाम के तुरंत बाद दीक्षांत नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन पकड़ दिल्ली पहुंच गया। पर जल्द ही उसने रियलाइज कर लिया कि दिल्ली मॉडलिंग के लिए सही जगह नहीं थी, मुंबई थी। तो अब वो मुंबई चला आया। पर कुछ ही महीनों में उसे समझ आ गया कि उस जैसे तो यहाँ लाखों लोग हैं, जिनमें से कईयों को तो शायद कभी मौका भी ना मिले। तो उसने एज अ प्रोड्यूसर मूवी बनाने की कोशिश की, पर उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। उस पर लाखों का कर्जा आ गया और जब वेंडर्स उसका दरवाजा खटखटाने लगे, तो वो मुंबई से भागकर राजस्थान वापस आ गया और अब जयपुर में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा था। जब उसकी प्रोफाइल टिंडर पर प्रिया से मैच हो गई। प्रिया दीक्षांत को भी अपना विक्टिम बनाना चाहती थी, पर उसके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसने रियलाइज किया कि दीक्षांत उससे कितना सिमिलर था। वो उसकी बातें समझता था। धीरे धीरे प्रिया दीक्षांत से प्यार करने लगी थी। इनफैक्ट उसने घर भी खरीदा था जिसमें दीक्षांत और प्रिया एक साथ रहने लगे। दीक्षांत का दोस्त लक्षा भी अक्सर उनके साथ उसी घर में टाइम स्पेंड करता। वो तीनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और उसी घर में साथ में चिल करते, पार्टीज करते और ड्रग्स करते, जो कि प्रिया उन्हें ला कर देती। फिर एक दिन प्रिया ने दीक्षांत को अपनी सच्चाई बता दी, पर फिर भी वो उससे दूर नहीं जा पाया। प्रोबेबली क्योंकि प्रिया के थ्रू दीक्षांत ने भी वो ग्रैंड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर ली थी जो कि वो हमेशा से जीना चाहता था। पर अब भी एक दिक्कत थी, दीक्षांत पर 21 लाख का लोन था जिसे चुकाने की जिम्मेदारी अब प्रिया ने खुद पर ले ली थी। तो उसने एक आखिरी बार टिंडर पर लॉग इन किया अपना आखिरी विक्टिम ढूंढने के लिए। प्लान इजी था, एक बहुत ही अमीर आदमी फंसाओ जो जयपुर का ना हो और जो 21 लाख जैसी बड़ी रकम उन्हें आसानी से दे पाए। एंटर्स दुष्यंत। दुष्यंत जो कि एक मैरिड, एक बच्ची का बाप और एक मिडिल क्लास आदमी था, उससे लगने लगा था कि बच्ची के बाद उसके और उसकी वाइफ बिट्टू के बीच का स्पार्क अब खत्म हो चुका है।
तो अपने डिजायर्स पूरे करने और लाइफ को स्पाइसी बनाने के लिए उसने टिंडर पर अकाउंट बनाया, एक फेक नाम और फेक पहचान के साथ। उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसका नाम विवान कोहली था और वो दिल्ली का एक मिलियनर बिजनेसमैन था, विच मीन्स प्रिया का परफेक्ट विक्टिम। तो टिंडर पर प्रिया ने विवान से मैच किया, दोनों में बातें हुई, कई बार मिले और कहीं ना कहीं दुष्यंत को प्रिया पर भरोसा होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत और लक्षा के साथ ये प्लान बनाया कि वो दुष्यंत यानी विवान को किडनैप करेंगे, उससे पैसे डिमांड करेंगे और लूट कर उसे छोड़ देंगे। तो 2 मई 2018 को जब प्रिया विवान को अपने घर लाई तो दीक्षांत और लक्षा ने उस पर हमला कर दिया और उसे एक चेयर से बांध दिया। इससे पहले कि दुष्यंत कुछ समझ पाता, उसने रियलाइज किया कि प्रिया भी उनके साथ मिली हुई थी। एक तरफ जहां वो हैरान था, वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने दुष्यंत की पॉकेट से उसकी वॉलेट निकाली, जिसमें से एक के बाद एक कई कार्ड्स निकले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पर सब पर एक ही नाम था, दुष्यंत शर्मा। प्रिया ने उसका कॉलर पकड़ते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? जिसका जवाब देते हुए दुष्यंत ने कहा, मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। पर तुम अमीर हो, राइट? प्रिया ने कंफर्म करने की कोशिश की, जिस पर दुष्यंत ने कहा, नहीं, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। अब प्रिया ने अपना अगला सवाल पूछा, तुम कहाँ से हो? अब इस सवाल के जवाब पर डिपेंड करता था कि दुष्यंत को जिंदा छोड़ दिया जाता या मार दिया जाता। जयपुर, दुष्यंत ने कहा। वहीं जब ये सब चल रहा था तो दुष्यंत के पापा उसे कॉल कर रहे थे, जिससे डर कर प्रिया ने कट कर दिया था। पर जब उसकी बीवी बिट्टू का कॉल आया तो किसी को शक ना हो, इसीलिए उन्होंने दुष्यंत को अपनी बीवी से बात करने की परमिशन दे दी। कई घंटों तक जब उन्हें समझ में नहीं आया कि दुष्यंत का क्या करना है, तो वो रात भर उसे मारते रहे, टॉर्चर करते रहे, पैसे डिमांड करते रहे। और फिर अगली सुबह प्रिया ने दुष्यंत के ही फोन से उसके पिता रामेश्वर जी को कॉल किया। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो शाम 6 बजे तक 10 लाख का इंतजाम कर लेना। पर मेरे पास तो अभी सिर्फ 3 लाख है, 10 लाख जमा करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज, रामेश्वर जी ने रिक्वेस्ट की। जिस पर प्रिया ने उन्हें गालियां बकते हुए कहा, 3 लाख 20 मिनट के अंदर और बाकी के पैसे शाम 6 बजे तक, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो। और कॉल कट कर दिया। एक तरफ रामेश्वर जी अपनी एफडी तुड़वाने बैंक भागे, एक एक मिनट उनके लिए बहुत जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया, दीक्षांत और लक्षा ने दुष्यंत को बेड पर लेटाया और उसका मुंह तकिए से दबाने लगे, पर दुष्यंत नहीं मरा, सिर्फ बेहोश हुआ। फिर प्रिया किचन से एक चाकू ले आई, जिससे दीक्षांत ने दुष्यंत पर बार बार हमला किया, उसके मरने के बाद भी। जिसके बाद उन्होंने बड़े कैजुअली पिज्जा ऑर्डर किया और लक्षा को अपने घर भेज दिया। लेकिन बस इतना ही नहीं, दीक्षांत और प्रिया दुष्यंत की ही कार ले जाकर एक बड़ा सा सूटकेस ले आए, जिसमें उन्होंने पहले तो दुष्यंत की बॉडी ठूस दी और फिर सड़क किनारे जब वो उसकी बॉडी फेंकने ले जा रहे थे, उसी वक्त दुष्यंत के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। दुष्यंत के पिता ने उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए भेज दिए थे, जिसे पढ़कर प्रिया ने मुस्कुराते हुए दुष्यंत की बॉडी ठिकाने लगाई और अपने अगले विक्टिम से मिलने चली गई। वहीं दुष्यंत के पिता ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और पुलिस ने भी दुष्यंत के Hyundai i10 कार को ढूंढने के लिए अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। जब एक रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को दुष्यंत की कार दिखी, जिसमें प्रिया, दीक्षांत और लक्षा तीनों मौजूद थे। कार की विंडो पर नॉक कर जब पुलिस ने विंडो खुलवाई तो सबसे पहले गाड़ी की चाबी निकाल ली और तीनों को बाहर आने के लिए कहा। किसकी कार है ये? पुलिस ने पूछा। हमारे दोस्त की, प्रिया ने जवाब दिया। और कहाँ है तुम्हारा दोस्त? पुलिस ने दोबारा पूछा, जिस पर प्रिया ने जवाब दिया, हम वही हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वो हमारा दोस्त था, हमारा उससे झगड़ा हुआ और हमने उसे मार दिया। ये सुनकर पुलिस ने तुरंत वहीं उन तीनों को अरेस्ट कर लिया। पर इन सब के बाद भी प्रिया को किसी भी चीज का बिल्कुल पछतावा नहीं था। इनफैक्ट उसके हिसाब से तो वो समाज सेवा कर रही थी। आजकल कैमरा देख के बस ये मन होता है कि उसे फोड़ दूं।
बॉडी आपके पास थी तब दोबारा से आप जो आप कह रही थी कि आप काम करती हो करने गई थी, हाँ गई थी। उसके बारे में बॉडी कुछ- मेरे पास नहीं थी तब, बॉडी फेंक दी थी हमने। शाम को गई थी मैं, बॉडी दोपहर में फेंक दी थी। तो आप मर्डर करने के बाद भी एक्सटॉर्शन करने गई थी किसी से? एक्सटॉर्शन नहीं बोलते हैं इसको मैडम, आप पहले एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन नेट पे सर्च कर लीजिए खुद। तो वो बेसिकली जो सर्विसेज आपसे लेने आते थे आप उनके पैसे ले लेते जी थे? हाँ, वो अपनी बीवियों को घर पे छोड़कर हमसे, मैं गंदा वर्ड यूज नहीं कर सकती, लेकिन हमसे कॉल गर्ल्स लेने आते थे, तो हम उनसे पैसे ले लेते थे, बस उनको देते नहीं थे। तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते थे हम, थोड़ा समाज सेवा का काम कर रही थी मैं, तो रुक गया मेरा काम। So guys, I'm Ashi and you were watching The Tinder Murder Case. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।